हाय गाइस, मैं कल्याण एग्रीकल्चर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग रूट चैप्टर पढ़ रहे थे, रूट की परिभाषा, रूट के प्रकार और जो प्रकार हैं उसमें डिफरेंस क्या है, विभिन्नता क्या है और रूट के फंक्शन क्या हैं यानी कि कार्य क्या हैं, ये सभी टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे रूट के मॉडिफिकेशन के बारे में, यानी कि रूट का यानी कि जड़ का रूपांतरण। तो जैसा कि आपके स्लाइड पे लिखा हुआ है कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, जड़ों के रूपांतरण। तो जो जड़ होता है हमारा, उसका रूपांतरण क्या होता है? रूपांतरण का मतलब कि वो अलग अलग संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार से। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि रूट कितने प्रकार के होते हैं। रूट दो प्रकार के होते हैं, एक आपका टैप रूट होता है और दूसरा एडवेंटिशियस रूट होता है। जिसको टैप रूट को हम लोग मूसला जड़ बोलते हैं और इसको एडवेंटिशियस रूट को अपस्थानिक जड़ बोलते हैं। तो इन दोनों जड़ों को देखोगे आप तो इसको लगभग 3 प्रकार से मॉडिफिकेशन किया गया है। जड़ों के फंक्शन में लिखा गया था कि फूड स्टोरेज। तो जो भोजन संचय के रूप में इसका एक रूपांतरण किया गया है कि अलग अलग पौधे के जड़ अलग अलग प्रकार से भोजन को स्टोरेज करके और अलग अलग प्रकार से विकसित हो जाती। उसी प्रकार से यांत्रिक सहायता यानी कि फिक्सेशन हमने कहा था, तो पौधों से रूट निकल करके पौधों को खड़े रहने में यानी कि आंतरिक सहायता सपोर्ट के रूप में प्रदान करते हैं। और तथा अन्य जैविक कार्यों के लिए जो तीसरा मॉडिफिकेशन है, अन्य जैविक कार्यों के लिए कि जैसे फ्लडिंग यानी तैरने के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए, रिस्पायरेशन के लिए अलग अलग कार्य करती हैं। तो जो इनका मॉडिफिकेशन किया गया है यानी कि जड़ों का रूपांतरण किया गया है वो 3 प्रकार से किया गया है। कौन कौन सा? भोजन संचय के रूप में, दूसरा जो है यांत्रिक सहायता प्रदान करने के रूप में और तीसरा है अन्य जैविक कार्यों के रूप में। तो जो जड़ें हैं वो 3 प्रकार से रूपांतरित की गई हैं। तो उसमें जो पहला रूपांतरित है हम लोग वो भोजन संचय के रूप में देखेंगे। तो जो पहला हमारा टॉपिक है वो है तर्क रूपी यानी कि फ्यूजीफॉर्म। फ्यूजीफॉर्म में ये कहा जाता है कि जो हमारा रूट है उसका बीच वाला पोर्शन क्या होगा, मोटा होगा और ऊपर और नीचे की तरफ पतला हो जाता है। जैसे रेडिस के एग्जाम्पल में इसको आ जाता है। आइए देखते हैं। कह रहे इस प्रकार की जड़ें बीच में मोटी तथा दोनों सिरों पर पतली हो जाती हैं। जैसे रेडिस यानी मूली, आप लोग मूली देख रहे हो, ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पतला, बीच में क्या हो जाएगा, मोटा, फिर नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, पतला। इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। तो आप देखोगे कि बीच में मोटा है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ पतला है। तो आप समझो कि फ्यूजीफॉर्म मीन्स बीच में मोटा और ऊपर नीचे की तरफ पतला होता है, यानी कि रेडिस इसकी कैटेगरी में आता है। और यह करता है भोजन संचय के रूप में रूट फूल जाती है, जिसको मनुष्य इसको क्या फूड के रूप में ग्रहण करता है। जैसे मूली की चटनी, मूली की अचार और खाना के साथ आप लोग मूली का प्रयोग करते हो। ठीक है, तो एक टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हो कि फ्यूजीफॉर्म यूज फॉर फूड, मतलब फूड खाने के साथ उसको हम लोग खाते हैं, यानी कि फ्यूजीफॉर्म फूड। तो या फेफ दोनों का है, फ्यूजीफॉर्म फॉर फूड आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, कि बीच में मोटा और दोनों तरफ ऊपर नीचे की तरफ पतला होता है। ठीक है, दूसरा है नेपीफॉर्म। नेपीफॉर्म में कहने का तात्पर्य है कि ऊपर वाला पोर्शन और बीच वाला पोर्शन दोनों ऊपर की तरफ मोटा होता है और एकाएक एक बैग नीचे की तरफ थोड़ा ज़्यादा पतला हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेपीफॉर्म। नेपीफॉर्म में आपका टर्निप और शुगर बीट यानी कि चुकंदर और सलजम दोनों आते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जड़ का ऊपरी भाग लगभग गोल तथा फूला हुआ होता है व नीचे की तरफ से एकाएक पतला हो जाता है, जैसे सलजम, चुकंदर आदि, है ना, सलजम, चुकंदर आदि। तो इसमें आगे आपका देखिए यहाँ पे
मोटा है, एकाएक नीचे की तरफ देखिए पतला हो जा रहा है एकाएक, है ना, देखिए एकाएक पतला हो जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेपिफॉर्म। ठीक है, नेपिफॉर्म की कैटेगरी में आपका सलजम आ जाएगा और सुगर बीट आ जाएगा। ठीक है, और फ्यूजीफॉर्म में आपका रेडिस आ जाएगा। तो याद हो गया, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि यूपी कैटेड एंट्रेंस में यही सब टर्मिनोलॉजी पूछी जाती हैं। तो मॉडिफिकेशन एग्जामिनेशन के बेस पे तो है इंपॉर्टेंस, लेकिन सर्वाधिक बेस्ड इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल पे है ना, यूपी कैटेड में जब आप लोग बैठेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिए। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आपका जो तीसरा फॉर्म है, यानी कि टैप रूट का कोनिकल और ट्यूबरस के रूप में, आइए देखते हैं। थर्ड जो हमारा है कोनिकल, कोनिकल में है, कह रहा है कि इसका आधारी भाग चौड़ा होता है तथा नीचे की ओर यह पतला होती चली जाती है, जैसे गाजर। कैरोट, कैरोट को आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि ये ऊपर की तरफ क्या है, पूरा मोटा है और नीचे की तरफ धीरे 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 देखिए पतला होते चला जा रहा है। इसमें ना तो आपको ये दिखेगा कि बीच वाला पोर्शन मोटा है और नीचे की तरफ पतला, ऊपर की तरफ पतला। रेडिस में ऐसा है, वो आपका इसलिए फ्यूजी फॉर्म में आ जाता है और यह कोनिकल होता है आपका, देख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से इसमें आपका फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि कंदिल तथा कंदिल गुच्छ, यानी कि ट्यूबरस एंड फैसिकुलेटेड। ट्यूबरस मतलब ट्यूबर होती हैं और फैसिकुलेटेड मतलब एक का गुच्छ के रूप में होती हैं, जिसको कहा जा रहा है कंदिल तथा कंदिल गुच्छ। ठीक है, तो कह रहा है कि इसकी जड़ें देखिए, जड़ें मोटी व मांसल होती हैं। जड़ें कैसी होती हैं, मोटी होती हैं तथा मांसल होती हैं, परंतु इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। कह रहा है इनकी आकृति जो है वो निश्चित नहीं होती है। कंदिल गुच्छ में पार्श्व शाखाएं भी और कंदिल हो जाती हैं तथा एक गुच्छ बना लेती हैं। तो देख रहे हैं इसमें आप कि जो डहेलिया है, क्या डहेलिया इसमें आता है, डहेलिया जो है वो आपका आ जा रहा है कंदिल गुच्छ के रूप में और कंद के रूप में, यानी कि ट्यूबर्स के रूप में आपका स्वीट पोटैटो आ जा रहा है। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो का मतलब समझते हो क्या होता है, गंजी जिसको आप लोग बोलते हो। गंजी का कोई आकार या आकृति देखे हो आप, एक ठेले पे देखोगे तो वो कभी लंबा होगा, गोला होगा, उसकी मतलब कुछ निश्चित है ही नहीं है। जिस प्रकार से फूड संचय होगा उसी प्रकार की आकृति डेवलप होते उसमें चली जाएगी। ठीक है, तो उसका कोई निश्चित आकार नहीं है। तो इसको बोलते हैं ट्यूबरस और इसको बोलते हैं डहेलिया को क्या बोलते हैं, फैसिकुलेटेड, अगर मानोगे तो। क्योंकि अभी यह फिर जो है कि एडवेंटियस रूट की कैटेगरी में भी आएगा वैसे, क्योंकि ये टैप और एडवेंटियस रूट की कैटेगरी में, दोनों की कैटेगरी में इनको एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, आपकी बुक में भी है और ये लेवल पे आगे पढ़ोगे तो भी आपको मिलेगा। इसमें एक और है एस्पेरगस, जिसको हम लोग सतावर बोलते हैं, वो फैसिकुलेटेड के रूप में आ जाएगा। ठीक है, और ट्यूबरस की कैटेगरी में आपका यही स्वीट पोटैटो आएगा। देख रहे हैं, दूसरे का आकार इस प्रकार से है, दूसरा इस तीसरे का देख रहे हैं आकार, तो इसकी आकार कोई निश्चित नहीं है। आई होप दैट आप जो है कि समझ गए होंगे। चलिए एक बार हम फिर से इसको दोहराते हैं आपके साथ मिलके। जो आपका रूट है भोजन संचय के रूप में कितने प्रकार से है, 4 प्रकार से। ठीक है, टैप रूट की बात हो रही है, एडवेंटियस जो है कि वह 6 प्रकार से है। ठीक ना, पहले टैप रूट की बात, वो 4 प्रकार से। पहला फैसिकुलेटेड, फैसिकुलेटेड में आपका आ जाता है रेडिस, यानी कि मूली, जो बीच में मोटा और ऊपर नीचे पतले की तरफ होता है। दूसरा नेपीफार्म, नेपीफार्म ऊपर की तरफ मोटा, बीच में मोटा और नीचे की तरफ एकाएक पतला हो जाता है, जिसमें सलजम और चुकंदर दोनों आ जाता है। तीसरा है आपका कोनिकल, कोनिकल में ऊपर की तरफ मोटा और धीरे धीरे नीचे की तरफ पतला होता चला जाता है, जिसमें गाजर है आपका। पांचवा में 3 हो गए। चौथे में आपका ट्यूबरस एंड फैसिकुलेटेड, ट्यूबरस में ट्यूबर हो जाते हैं जिसकी कोई आकार और आकृति निश्चित नहीं होती, जिसको हम लोग बोलते हैं कि गंजी, यानी कि स्वीट पोटैटो। और देखते हैं फैसिकुलेटेड जो सब ट्यूब मिल करके एक गुच्छे का रूप धारण कर लेते हैं, जो डहेलिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका टैप रूट का फूड स्टोरेज, यानी कि भोजन संचय के रूप में जड़ों का रूपांतरण जो है
वो उसमें से टैप रूट का ये 4 प्रकार से होते हैं। ये कंप्लीट हुआ एग्जाम्पल, आप देख रहे हैं, इसको लिख करके आप फिगर बना लीजिए और एग्जाम्पल जरूर याद करिएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे। चलिए, टैप रूट के बाद एडवेंटियस रूट आता है आपका। देखिए, एडवेंटियस रूट जिसको हम लोग बोलते हैं अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़। अब इस अपस्थानिक जड़ में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से रूट आते हैं जो भोजन को संचय करके फूल जाते हैं और उसका जो है उपयोग मनुष्य अपने लिए करता है। तो 4 जो है टैप रूट के थे, आइए लगभग 5-6 है जो इसमें है आपके एडवेंटियस रूट में। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए आगे, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। अगर जो त्रुटि हो, आपको नॉट अंडरस्टूड हो, नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चलिए, इसमें पहला है क्या? कंदील जड़े या कंदमूल, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबरस रूट। अभी मैंने बताया कि ट्यूबरस रूट में कोई आकार और आकृति निश्चित नहीं होती है, ये एडवेंटियस रूट की कैटेगरी में भी आते हैं। जैसे हमारा कहा गया कि स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, तो स्वीट पोटैटो जो है आपका, यानी कि जो गंजी है, वह दोनों की कैटेगरी में आ रहा है, टैप रूट की कैटेगरी में आ रहा है और एडवेंटियस रूट की कैटेगरी में भी आ रहा है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट इसमें देखिए, वही कहा गया है कि भोज पदार्थों के संचय के फलस्वरूप फूली हुई इन जड़ों की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, जैसे शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो, पहले मैंने बता दिया। दूसरा है आपका, कह रहा पुलकित जड़े या गुच्छ मूल। पुलकित जड़े या गुच्छ मूल यानी कि फैसिकुलेटेड रूट। फैसिकुलेटेड का मतलब जो एक गुच्छ बना लेती हो, ठीक है, गुच्छा बना लेती हो सब ट्यूबर मिल करके। तो उसमें कह रहा है कि अनेक मांसल फूली हुई जड़ें गुच्छे के रूप में तने के आधार पर निकली होती हैं, जैसे डहेलिया और सतावर, नहीं एस्पैरगस इसको बोलेंगे, एस्पैरगस। एस्पैरगस का मतलब सतावर। और डहेलिया जो इससे पहले हम लोग देखे हैं टैप रूट में, डहेलिया भी था और स्वीट पोटैटो भी था, तो वो फैसिकुलेटेड में एस्पैरगस और डहेलिया दोनों आ जाते हैं एग्जाम्पल के रूप में। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जो एडवेंटियस और टैप रूट की कैटेगरी में दोनों आते हैं, यानी मुसला जड़ और अपस्थानिक जड़ के रूप एग्जाम्पल के रूप में आते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका है ग्रंथिल जड़े, यानी कि न्यूडुलस मतलब नोड। नोड और इंटरनोड मतलब समझते हो आप लोग? नोड और इंटरनोड मतलब समझते हो? नहीं समझते हो? चलिए आइए देखते हैं। जैसे गन्ना देखे हो, गन्ने का ये प्लांट होता है, यहाँ पे देखते होंगे आप लोग गांठें बनी होती है। क्या बनी होती हैं? गांठें। तो गांठे को हम लोग बोलते हैं नोड और इसको बोलते हैं इंटरनोड, यानी कि दो नोड के बीच में जो स्पेस है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इंटरनोड बोलते हैं। तो वैसे कह रहा है कि न्यूडुलस यानी कि जहाँ नोड सभी बन करके किसका फूड स्टोरेज करती हैं। तो देखिए, हाँ हाँ सही, जड़ों के केवल सिरे फूल कर मांसल हो जाती हैं, जैसे आम हल्दी ना। आम हल्दी जो होता है आप देखेंगे कि पूर्ण रूप से जो यहाँ से है, और आम हल्दी में ये भी है कि जहाँ से वो निकला रहता है आम हल्दी, वहाँ पे पतला तथा पीछे की तरफ क्या होता जाता है? चौड़ा और मोटा होता जाता है। देख रहे हैं आप लोग, उसके हर एक स्टेप पे पूर्ण रूप से नोड ही से इसका विकास ही हुआ है। देख रहे हैं, पूरा नोड ही है वो, इसलिए नोडुलस रूट की कैटेगरी में कहा गया है। नोडुलस रूट, जड़ों के केवल सिरे फूलकर मांसल हो जाते हैं, जैसे ये सिर है, ये रूट पॉइंट है, यहाँ सिर है, ये फूल जाते हैं, मांसल हो जाते हैं। ठीक है, तो आम हल्दी आप याद रखिए एग्जाम्पल के रूप में, जो एडवेंटियस है आम हल्दी, नोडुलस के रूप में एग्जाम्पल है आपका एस्पैरगस, और डहेलिया जो है फैसिकुलेटेड के रूप में है, और ट्यूबरस के रूप में स्वीट पोटैटो है। 3। ठीक है, ये दोनों तो पहले के टैप और एडवेंटियस के रूप में दोनों की कैटेगरी में है। चलिए, ये आपको नया है, यानी कि नोडुलस रूट में, इसको आप लोग राइट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे।
तो 3 कैटेगरी खत्म हो गई, 3 और हैं आपके। देखिए पहला क्या है, मड़िका में जड़े, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनली फार्म्स रूट्स। ठीक है, ये आपका रहा मोनली फार्म्स। इसकी देख रहे हैं जड़ें जो है कि छोटे छोटे गोलियों के रूप में बन करके एक जैसे माला टाइप की संरचना बन जाती हैं, है ना। देख रहे हैं इसकी, इसमें आपका आ जाता है क्या, करेला, बिटर गार्ड, और एक और आ जाता है आपका दूसरा विटिस ट्राइफोलिया, यानी कि जंगली अंगूर जिसको हम लोग बोलते हैं, इसकी कैटेगरी में आ जाते हैं। चलिए इसके बारे में आप पढ़ के अच्छी तरीके से जान लीजिए। कह रहा है कि ये जड़ें थोड़े थोड़े अंतर पर फूली रहती हैं। कह रहा है देखिए थोड़े थोड़े अंतर पे थोड़ा स्पेस दे करके क्या होती हैं, ये फूली रहती हैं, जो आप देख रहे हैं आप। और आकार में मोतियों यानी कि मड़िकाओं की माला की तरह होती हैं, जैसे करेला और जंगली अंगूर, विटिस ट्राइफोलिया। तो करेले में देखिए ये, और किसमें, जंगली अंगूर में, विटिस ट्राइफोलिया में, है ना, ये पाए जाते हैं जड़ें। तो आप लोग याद करिए कि मोनली फॉर्म, मोनली का मतलब छोटे छोटे गोलियां बन करके, गांठें बन करके एक माला का संरचना बना लेती हैं, जो किसमें, बिटर गॉड करेला और विटियस ट्राइफोलिया में पाए जाते हैं, यानी कि जंगली अंगूर में पाए जाते हैं। ये 4th एग्जाम्पल आपका हो गया। 5th में देखिए आपका वलयाकार, यानी कि एनुलर वलयाकार। तो वलयाकार में देखिए आपका कह रहा है ये जड़ें बहुत थोड़े थोड़े अंतर पर गोल छल्ले के रूप में फूली रहती हैं, और अनेक छल्ले एक के ऊपर एक लगे होते हैं, जैसे इपीकॉक। देखिए इपीकॉक का एक प्लांट है, और इपीकॉक में कह रहा है कि जैसे इसी टाइप को आपको संरचना दिखाई रहा है, लेकिन कह रहा है कि ये गोल छल्ले के रूप में फूली रहती हैं। तो इनकी जड़ें मान लीजिए ऐसे हैं, तो ये ऐसे ऐसे एक दूसरे के ऊपर भी ये डाइवर्ट हो जाते हैं, ऐसे चढ़ी रहते हैं। इस टाइप का आप देखे होंगे क्या, स्प्रिंग जो साइकिल में लगी होती है ना। तो इसमें दूर दूर थोड़ा स्पेस भी हो जाता है, लेकिन इसकी पूरी रूट क्या होती है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक वाली पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, देखिए पूरी स्प्रिंग टाइप की बनी हुई है। ठीक है, उसको बोलते हैं एनुलर, यानी कि स्प्रिंग टाइप के पूर्ण रूप से अपने दोनों में डिफ्रेंशिएशन है ना। इसमें इस बीच बीच में गैप होकर के गोली जैसी संरचनाएं बन रही हैं, ये स्प्रिंग टाइप की संरचनाएं बन रही हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इपीकॉक। ये इपीकॉक है। ठीक है, और ये आपका बिटर गॉड का वो है, यानी कि करेले का जड़ है, ये इपीकॉक का रूट है। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को समझ में आई होंगी। चलिए फिर हस्ताक्षर, यानी कि पलमेट। पलमेट में क्या है कि इनकी जड़ें निकर करके और एक हाथ का संरचना जैसी, हाथ जैसी संरचना यानी कि रूप ले लेती हैं। ठीक है, जिसको वो बनाते हैं आर्किड में। चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है कि ये जड़ें तने के आधार से निकलकर फूलती हैं। देखिए यहाँ से जड़ों के आधार से निकल कर क्या होती हैं, फूलती हैं। प्रारंभ में ये अनियमित आकार की होती हैं, मतलब इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में इनमें से शाखाएं निकलकर हाथ का आकार बना लेती हैं, जैसे ऑर्किड्स। जो देखिए पूरी संरचनाएं, ये आप इस तरीके से देखोगे तो देखो ऐसे पूर्ण रूप से संरचनाएं बना ली है ना, हाथ जैसी। तो ये ऊपर वाला मान लो सपोज दैट नॉट एग्जैक्ट रहेगा पूर्ण रूप से, लेकिन जैसी हाथ जैसी संरचनाएं मिल जाती हैं ऑर्किड्स में। तो ये पलमेट जैसी संरचना है। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है कि याद कर लीजिएगा। 6 पॉइंट है आपके इसमें। एडवेंटियस रूट में आपकी कैटेगरी में 6 पॉइंट आ गए। पहला क्या था, ट्यूबरस था, जिसमें स्वीट पोटैटो आ गए थे। और नेक्स्ट फैसिकुलेटेड था, जिसमें डहेलिया और एस्पैरगस आ गया था। थर्ड वाले में नूडलस रूट थे, जिसमें आम हल्दी आ गया था। और 3 आपके मोनली फॉर्म में, जिसमें बीटर गार्ड आता है, और एनुलर में जिसमें इपीकॉक आता है, और हस्ताकार पलमेट में आर्किड आता है। ठीक है, तो 6 ये हो गए, और 4 आपके टैप रूट। तो 6 4 10, 10 के एग्जाम्पल जो है इधर आप नाम लेते रहें, और इसका एग्जाम्पल आपको लर्न होता रहे, याद होता रहे। इतना अपने आप को इतना सर्वाइबिलिटी के रूप में इतना स्ट्रांग बनाइए। तो ये जो 10 थे, यानी कि टैप रूट और एडवेंटियस रूट, यानी कि 4 उसके और 6 इसके,
तो 10 एग्जाम्पल, 10 प्रकार के जो भोजन संचय के रूप में थे, जो भोजन ग्रहण करके इस प्रकार बनाते हैं। अब दूसरा जो होगा हमारा वो मॉडिफिकेशन यानी कि रूपांतरण, वो यांत्रिक रूप में जो पौधों को सर्वाइबिलिटी के लिए खड़े रहने में सहारा देते हैं उसके आधार पे होगा। इसको लिख लीजिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग दूसरा मॉडिफिकेशन जो यांत्रिक यानी मैकेनिकल है। आइए देखते हैं। कह रहा है कि यांत्रिक सहायता प्रदान करने के लिए रूपांतरण यानी कि मॉडिफिकेशन फॉर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कि पौधों को खड़े रहने के लिए जो रूट निकल के सहायता प्रदान करती हैं उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, तो इसमें आइए देखते हैं हम लोग। लगभग 5 प्रकार से इसमें इनको डिवाइड किया गया है। पहला है आपका इसमें स्तंभ मूल यानी कि प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स किसे कहते हैं? प्रॉप रूट्स को पहले समझने का प्रयास करिएगा। यांत्रिक यानी मैकेनिकल सपोर्ट है। जैसे आप लोग बरगद का पौधा देखे हैं और इंडियन रबर दोनों होते हैं। तो बरगद के पौधे में एक पौधा यहाँ निकला हुआ है, अब इसकी टहनी ऐसे निकलती रहेगी, फिर यहाँ से रूट निकलेगा, फिर ऐसे इसी टहनी, फिर यहाँ से रूट निकलेगा। तो ये जो रूट निकलती हैं इसको क्या बोलते हैं? ये मेन रूट, मेन प्लांट है। तो यहाँ से निकलती जितने, फिर इसमें से निकलेगी, फिर इसमें, तो ऐसे करके पूर्ण रूप से जितना लंबा ब्रांच इसका बनता जाएगा वहाँ पे उसको मैकेनिकल सपोर्ट को खड़े रहने के लिए वहाँ से जड़ विकसित होती रहेगी। ठीक है, तो वो बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रॉप रूट्स की कैटेगरी में। देखिए ये बरगद है, बरगद ये निकला हुआ है, यहाँ से देखिए उसके स्टेम में जगह 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 जड़ें निकली रहती हैं। ये तो बहुत छोटे फार्म में दिखाया गया है, बड़े फार्म में दिखाने के लिए आप देखोगे तो आप देखे भी होंगे कि उसकी जड़ें निकल के ज़्यादा। तो प्रॉप मतलब कि पौधों को प्रॉपर खड़े रहने में, स्टैब्लिश करने में जो स्टेम से रूट निकल करके उसको स्टैब्लिश करता है वही प्रॉप रूट कहलाता है। इसमें 2 आते हैं, बरगद आता है और अब इंडियन रबड़ आते हैं। चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। कह रहा है कि बरगद, इंडियन रबड़ आदि वृक्षों की शाखाओं से अनेक जड़ें निकलती हैं। बताया ना आपको, ये मोटी होकर जमीन में प्रवेश कर जाती हैं और इस प्रकार वृक्षों की लंबी एवं मोटी शाखाओं को सहारा देती हैं। इन अपस्थानिक जड़ों को स्तंभ मूल यानी कि प्राप रूट कहते हैं। जो ये सब है इसी को बोलते हैं, जो सहारा प्रदान करते हैं इसी को तो क्या बोलते हैं? प्राप रूट बोलते हैं, यानी कि प्रॉपर ढंग से उसको स्टैब्लिश करने में सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, आई होप दैट आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए दूसरा हम लोग करें अवस्तंभ मूल यानी कि स्टिल्ट रूट्स। क्या है? स्टिल्ट यानी कि अस्तंभ मूल, यानी कि जो स्तंभ है यानी कि मेन मूल को छोड़ करके उसके बाद जड़ों के ऊपरी वाली जो नोड से विकसित होती हैं जड़ें, और वो भी यांत्रिक सहायता के रूप में लगी रहती हैं, उसी को बोलते हैं क्या? यानी कि स्टिल्ट रूप, यानी कि अवस्तंभ। ये स्तंभ था, ये अवस्तंभ था, यानी कि पूर्ण रूप से हमेशा के लिए वो नहीं रहता है ना। जो स्तंभ था आपका वो हमेशा के लिए होता है, अवस्तंभ है वो हमेशा के लिए नहीं होता है। ये कुछ समय के लिए होता है, फसल जल्दी कट जाती है। इसमें आइए देखते हैं, मक्का, गन्ना और आदि आते हैं इसमें। कह रहा है कि इस प्रकार की जड़ें मुख्य तने के आधार के समीप, ये देखिए तना है तो जो मुख्य तना है यानी कि मेन तने के समीप से निकलकर भूमि में तिरछी धस जाती हैं और इस प्रकार पौधे को अतिरिक्त सहारा देती हैं, जैसे मक्का और गन्ना। अतिरिक्त सहारा का मतलब कि अतिरिक्त सपोर्ट, यानी कि मेन रूट के अलावा अतिरिक्त सपोर्ट। लेकिन जो प्राप रूट है यानी कि स्तंभ मूल है वो हमेशा के लिए उसमें हो जाती है, इसलिए उसको स्तंभ, इसको अस्तंभ कहा जाता है। समझ में आया? तो देखिए जो मेन रूट है, मेन रूट के पास जो जड़ें नोड होती हैं वहाँ से जड़ें निकलती हैं और ये तिरछी रूप में ऐसे जाकर के सॉइल में पेनिट्रेट हो जाती हैं, धस जाती हैं, जो अतिरिक्त पौधों को सहारा प्रदान करती है। आप देखे होंगे मक्का, अपने यहाँ देखे होंगे घर पे, मक्के में इस प्रकार का, गन्ना देखे होंगे, गन्ने में भी लोग जो है कि मिल में ले जाने के लिए उसको क्या करते हैं? हंसुए से खूब खैंचड़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, आम लैंग्वेज में बोलते हैं खैंचड़ना, यानी कि उसमें से जो रूट निकला हुआ है, कौन सा रूट? स्टिल्ट रूट, उसको निकाल देना। ठीक है, तो जो यांत्रिक सहायता के रूप में है वो आपका पहला प्राप रूट हुआ और दूसरा स्टिल्ट रूट हुआ। ठीक है, 2 हो गए, आगे 3 और हैं, उसको हम लोग देखते हैं। ये दोनों आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए थर्ड क्या हमारा?
आरोही जड़ें यानी कि क्लिम्बिंग रूट्स, या बोलते हैं क्लाइंबिंग रूट्स। क्लाइंब मतलब चढ़ना, क्लाइंब मतलब चढ़ना होता है, छलांग लगाना होता है। तो उसमें कह रहा था कि आरोही जड़ें, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, ये दोनों चीजें समझना। क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना और आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में चढ़ना, ये नहीं कि नीचे। चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या आता है। आपका काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर, और इसमें आता है पान आपका। ये देखो अलग प्लांट है दोनों, ये पान का पौधा है और ये काली मिर्च का पौधा है। तो देख रहे हैं इसकी जो जड़ें निकल रही हैं, इसकी यहाँ से नीचे लगाया गया प्लांट है, वहाँ से ये तने निकल रही हैं, और तने कुछ रूट पे नोड पे निकल करके फिर उसी जिसको सहारा प्रदान करती हैं, जिस पौधे पे इसको लगाया जाता है, उस पौधे पे यहाँ रूट निकल करके ये विकसित होकर के अपने आप को क्या कर लेती हैं, इस्टेब्लिश कर लेती हैं। फिर ये जड़ें आगे बढ़ती रहती हैं। इस प्रकार से आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में अपने आप को क्या करती हैं, ये स्थापित करती जाती हैं और पौधे के ऊपर चढ़ती हुई एकदम ऊपर तक चली जाती हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या कह रहे हैं कि ये जड़ें दुर्बल तनों की संधियों, कह रहे जो दुर्बल तने हैं पौधे हैं उसकी संधियों पे क्या करते हैं, संधियों अथवा पर्व संधियों से निकलती हैं तथा पौधे को किसी आधार पर चढ़ने में मदद कर। इनके अगले सिरे फूलकर छोटी छोटी ग्रंथियां बनाती हैं। देखिए सिरे फूल फूल के छोटी छोटी ग्रंथियां बनाती हैं, जिससे चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो तुरंत सूख जाता है, जैसे टिकोमा। टिकोमा में यहाँ से क्या करते हैं, एक चिपचिपा पदार्थ भी निकलता है और वह क्या करता है, उसमें चिपक जाता है, जैसे टिकोमा में। कुछ पौधों में ये जल का अवशोषण भी करती हैं, जैसे पान, काली मिर्च, ठीक है। तो वहाँ से चिपचिपा पदार्थ भी निकलेगा और पकड़ भी लेगा, और वहाँ से रूट भी डेवलपमेंट होकर के वो चढ़ता रहता है क्लाइंबिंग में, ठीक है। क्लाइंबिंग समझ में आया आप लोगों को। इसमें क्या है कि पौधा लगाने के बाद किसी पौधे को सहारा प्रदान किया जाता है। तो कह रहा है कि नोड और इंटर नोड से इसमें क्या करते हैं, एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो वहाँ उसको स्थापित कर देता है। फिर वहीं स्थान से धीरे धीरे वो रूट डेवलपमेंट होकर के और सहारा प्रदान करके धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है, जिसके एग्जाम्पल के रूप में ब्लैक पेपर और पान का पत्ता यानी कि पान प्लांट हो जाता है, ठीक है। तो ये थर्ड कैटेगरी हो गई आपकी, यानी कि तीसरी किसमें, यांत्रिक सहायता प्रदान में। जैसा पहला प्रॉप था, प्रॉप रूट्स, दूसरा स्टिल्ट रूट था, और थर्ड क्या था आपका, क्लाइंबिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। चलिए आइए फोर्थ देखते हैं। कह रहा है कि पुस्ता जड़ें यानी कि बट्रेस रूट। बट्रेस रूट का मतलब क्या होता है, पुस्ता जड़ें। इसमें क्या होता है कि यहाँ से जो जड़ें हैं, जड़ों के पास से जड़ें ऊपरी सतह से लंबी होती चली जाती हैं। ये पौधा जो होता है बहुत ही मोटा होता है, और बड़े भारी वृक्षों के लिए क्या होते हैं, वहाँ से जड़ ही बहुत ऊपर की तरफ निकल करके एक तख्ते जैसे बैठने उठने के लिए संरचना जैसी रूट बना लेती हैं। मतलब तख्ता जैसे दिखता है कि तख्ता यानी चौकी बिछाया गया है, उस पर हम लोग बैठ के आराम भी कर सकते हैं। पीपल में भी आप लोग इस प्रकार से देखे होंगे, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि सेमल तथा बरगद, सेमल बरगद, हम लोग अभी बरगद पढ़े हैं, इससे पहले प्राप रूट है ना, बरगद में था प्राप रूट अभी, और फिर इसमें करेक्ट सेमल तथा बरगद में भी यानी फीकस आदि के विशाल वृक्षों से जड़ें अधिक गहराई तक जाती है। क्या करती हैं, जड़ें जो है अधिक गहराई तक जाती हैं। अतः मुख्य तने के आधार पर बड़े बड़े तख्तों के रूप में जड़ें निकलकर विभिन्न दशाओं में भूमि में फैल जाती हैं। ये भली भांति वृक्ष को साधे रखने के लिए पूर्णतः सक्षम होती है। वही कह रहा हूँ कि बरगद हो या फीकस हो यानी कि सेमल हो, उन पौधों की जड़ों के पास विशाल काय संरचना होती है, जड़ें बाहर ऊपर से निकल करके पूरा फैल जाती हैं और अच्छे से खूब क्या होती हैं, इस्टेब्लिश हो जाती हैं, जिससे पौधा अपने स्थान पे खड़ा हो जाता है। और यहाँ पे तख्ता जैसी संरचनाएं दिखती हैं बैठने उठने के लिए लोगों को, इसका सब लोग सहारा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो दूसरा हो गया आपका बट्रेस रूट्स।
बटरस रूट में आपका आ गया फीकस और बरगद, बरगद यानी कि और सेमल, ठीक है, दो चीजें आ गई। फिर आपका पांचवा पॉइंट है आपका चिपकने वाली जड़ें, यानी कि क्लिंगिंग, क्लिंगिंग रूट्स, यानी कि चिपकने वाली जड़ें, क्लिंगिंग रूट्स। क्लिंगिंग रूट्स में क्या होता है कि इसमें आप लोग देख रहे होंगे एपिफाइटिक प्लांट होता है। एपिफाइटिक प्लांट से यहाँ पे जो नोड गार्ड होते हैं, यहाँ से छोटे छोटे रूट डेवलपमेंट होते हैं, और ये रूट जो है कि किस जो आसपास की दीवार हो या जिस हम ये मचान बनाते हैं उस पर लगाए हों, तो उस पर निकल करके वो इस्टेब्लिश होकर के अपने आप को खड़े रहने में सहायता प्रदान करने के लिए ये सब चिपक जाती हैं उस पर, ठीक है। तो आइए देखते हैं, कह रहा है कि कुछ अधिपादपी यानी एपिफाइटिक पौधे में मुख्य तने के पर्वसंधि, संधि पर्वसंधि, पर्वसंधि यानी कि नोड गांठ से कुछ जड़ें निकलकर आधार पर प्रवेश कर जाती हैं। आधार पर क्या होती हैं, जमीन की नीचे अगर जमीन पे लगाए हैं तो वहाँ प्रवेश कर जाती हैं। आसपास इधर उधर कुछ चिपचिपा पदार्थ स्रावित करके चिपक जाती हैं। इस प्रकार ये पौधे को सहारा देती हैं, जैसे वेंडा, ये वेंडा प्लांट है। और वेंडा प्लांट आप देख रहे हैं कि ये एक टोकरी में लगाया गया है और इसको सहारा दे के लटका दिया गया है। यहाँ से देख रहे हैं इसके नोड से यानी कि पर्वसंधि से यहाँ से क्या गांठें निकली हुई हैं और यहाँ निकल रही हैं, रूट निकल रही हैं, और रूट ये जो है कि बाहर निकल गई हैं। अब यहाँ आसपास में जो भी रहेगा उससे वो चिपक करके अपने आप को सहारा प्रदान करेंगी स्टेब्लिश रहने में, नहीं तो वायु के झोंके से और किसी टच करने से इधर उधर वो मूविंग करती रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वेंडा जो आपका आता है, वेंडा इसमें क्लिंगिंग रूट्स यानी कि चिपकने वाले में आ जाता है, और बट्रेस रूट में यानी कि बरगद आ जाता है और सेमल आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग जो है मैकेनिकल सपोर्ट के रूप में यानी कि यांत्रिक सपोर्ट के रूप में जो है कि जड़ों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। जैसा पहला हमने पढ़ा क्या, प्राप रूट जिसमें बरगद आया। दूसरा हमने पढ़ा स्टिल्ट रूट जिसमें मक्का गन्ना ये दोनों आए। और थर्ड हमने पढ़ा क्लाइंबिंग रूट, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना यानी कि आरोही जड़ें, उसकी कैटेगरी में ब्लैक पेपर और पान आया हमारा। फोर्थ आपका आ गया ये बट्रेस रूट जिसमें बरगद और सेमल आ गए। और फिफ्थ आपका आ गया क्लिंगिंग रूट यानी चिपकने वाले जिसमें वेंडा आ गया, ठीक है। तो ये यांत्रिक सहायता प्रदान करने के लिए जड़ों का जो रूपांतरण है वो 5 भागों में बांटा गया है। 5 का एग्जाम्पल हो गया है, आप लोग इसको लिख करके बना लीजिए। फिर एक आधार पे और उसको जो है कि बांटा गया है, ठीक ना, तो उसको हम लोग आगे देख लेते हैं जो अन्य जैविक कार्यों के लिए है। आइए इसको नोट करिए, नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे। तो तीसरे प्रकार से मॉडिफिकेशन किया गया है कि रूट मॉडिफिकेशन फॉर अदर वाइटल फंक्शन, यानी कि अन्य जैविक कार्यों के आधार पर जड़ों का रूपांतरण। इसमें जो है जड़ों के रूपांतरण जो है कि 6 प्रकार से इसको भी बांटा गया है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि अन्य जैविक जैसे कि भोज्य पदार्थ ग्रहण करना, श्वसन करना, प्रकाश संश्लेषण करना, अन्य प्रकार की क्रियाएं कुछ जड़ें करती हैं, उसके आधार पे ये देखिए। अब मॉडिफिकेशन आप रूट पढ़ रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंस है सोचिए कि जिस रूट के बारे में आप स्कूल में नहीं पढ़े होंगे, कॉलेज लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं पढ़े होंगे, उसको पूरा बेहतरीन तरीके से हम मॉडिफिकेशन करके इसलिए पीपीटी की सहायता दिखा रहे हैं, जिससे आपको आने वाले फ्यूचर में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। बस आप रूट का नाम लिखिए और उसका एग्जाम्पल, बस इतना आपके लिए काफ़ी है, सब याद हो जाना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं। पहला हमारा क्या है, चूषण मूल या परजीवी मूल, यानी कि सकिंग रूट और पैरासाइटिक रूट। सकिंग रूट और पैरासाइटिक रूट का मतलब ये होता है, उसमें देखिए कि जैसे कि एक प्लांट हमारा, ये प्लांट है और प्लांट पे कोई पैरासाइट प्लांट आया, उसी प्लांट पे पैरासाइट प्लांट आया,
तो इस पे एक जो है कि लेवल बनाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं होस्टूरिया यानी कि चूसक पॉइंट, चूसक। तो यहाँ से ये ऐसे फूल जाता है, माउथ जैसी संरचना बना लेता है। इस पौधे से अपना भोजन ग्रहण करके इसी पे अपना जीविका ये चलाता रहता है ना, जीविका चलाता रहता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं। और या पैरासाइट मतलब ये किसी अन्य पौधों पर, ठीक है, अपना सर्वाइबिलिटी को, उसी से भोज्य पदार्थ अपना ग्रहण करके अपनी सर्वाइबिलिटी को पूरा करना, ठीक है, उसी को पैरासाइट बोलते हैं। यानी कि दूसरों पर आधारित होकर के अपना भोजन करना या बनाना या खाना, रहना, सब वही है पैरासाइट। और चूसक वही है, सेम उसी पौधे से अपना माउथ जैसी संरचना डेवलपमेंट की यहाँ फूल जाती है और वहाँ से अपना भोज्य पदार्थ निकलते रहते हैं। तो इसमें दो प्रकार के एग्जाम्पल आते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। पहले आइए, पहले कह रहा है चूसक या परजीवी मूल, कह रहा है सकिंग रूट्स आर पैरासाइटिक रूट। कह रहा है कि कुछ परजीवी पौधे जैसे अमरबेल, चंदन, अमरबेल आप लोग देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का अमरबेल है, नहीं समझ पा रहे हो आप। अपने घर के आसपास में आप लोग गूलर का पौधा देखे होंगे। उस गूलर के पौधे पे पीला पीला सा धागे जैसी संरचनाएं जो होती हैं वो लटकी रहती हैं पूरे गूलर के पौधे पे, ये उसी पे पाया ही जाता है, ठीक है। या तो आप इसको देखे होंगे बैगन जैसे और प्लांटों पे देखे होंगे, है ना। तो ये क्या है, अमरबेल है। ये पूरे पौधे को देखो आप घेर रखा है, पूरे पौधों को, और पीला पीला लिए हुए पूरे पौधों पे लटका हुआ है। ये इसी पौधे से अपना भोजन बनाता है, यही है पैरासाइट, ठीक है। अमरबेल यही है। ये कह रहा है विशेष प्रकार की जड़ें उत्पन्न होती हैं जो पोषक पौधे के उत्तकों में प्रवेश करके भोजन का अवशोषण करती हैं। इन जड़ों को चुस्कांग यानी कि होस्टूरिया कहते हैं। वही मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पे आएगा और यहाँ पे ये फूल जाएगा, जिसको चूसक या होस्टूरिया के नाम से देखिए जाना जाता है। यहाँ से अपना भोजन ग्रहण करता रहेगा, ये इसी प्लांट जैसे अमरबेल पे हो जाता है। आप देखे होंगे आम के पौधे पर भी, जैसे आम के पौधे पे देखे होंगे कि बहुत चौड़ी चौड़ी पत्तियों वाले ऐसे चौड़ी पत्तियों वाले उस पर लगे रहते हैं। तो उसको लोग जो है कि लगी उगिस काट के बकरे उकरी के लिए निकालते हैं या खिलाते हैं, और वह धीरे धीरे पूरे पौधे से क्या करता है, पोषक तत्वों को चूस के उस टहनी को ही सुखा देता है। धीरे धीरे उसका आक्रामक पूरे पौधे पे हो जाता है, वो भी पैरासाइट है। और जहाँ पे ज्वाइंट होता है देखते हैं आप लोग, बड़े बड़े से ऐसे गांठे जैसी संरचना बन जाती है, जिसको हम लोग होस्टूरिया यानी कि चूसक कहते हैं, ठीक है। आम के पौधे भी देखे होंगे, गूलर के पौधे भी देखे होंगे, ठीक है। तो ये आपका रहा सकिंग रूट्स यानी कि पैरासाइट रूट, जो अन्य जैविक क्रियाओं में तो भोजन को ग्रहण करने के लिए हुआ। पहले तो भोजन बना रहा था, तीसरा वाला देखिए इसमें आ गया कि भोजन क्या कर रहा है, ये भोजन कर रहा है, जिसमें पैरासाइट रूप में और सकिंग टाइप में वहां से भोजन सक कर ले रहा है। दूसरा है प्लावी मूल यानी कि फ्लूटिंग रूट्स। फ्लूटिंग रूट्स में क्या है, ये रूट्स की ऐसी विशेषताएं हैं कि वह जड़ें जो है कि पानी को अवशोषित करती हैं, भोज्य पदार्थों को अवशोषित करती हैं, और वह फूल जाती हैं, ठीक है। फूलने के बाद वह पानी में तैरती रहती है, जैसे आप देखे होंगे। आइए देखिए इस प्रकार के पौधे में कह रहा है कि जलीय पौधे जूसिया रेपन्स ना, जूसिया रेपन्स एक पौधा है जो फ्लूटिंग शाखाओं से विशेष प्रकार की नर्म, हल्की एवं स्पंजी जड़ें निकलती हैं। देख रहे हैं उसकी, कह रहे शाखाओं से धीरे धीरे क्या निकलती हैं, ये नर्म, हल्की एवं स्पंजी, मतलब स्पंजी मतलब, और उसमें वो दबता स्पंज करता है, यानी कि बहुत हल्का होता है, निकलती हैं, जिसमें हवा भर जाती है। क्या होती है, हवा भर जाती है। हवा भर के किसी चीज़ को दबाओगे तो वैसे दब जाएगा, फिर छोड़ोगे तो ऐसे फूल जाएगा, है ना, जैसे गुब्बारा, स्पंजी टाइप का, उसमें हवा भर जाती है। ये तैरने में तथा श्वसन में सहायता करती है। ये तैरने में भी और श्वसन प्रक्रिया में भी इसको सहायता प्रदान करती है। तो आप याद रखिएगा, जलीय पौधे जो है फ्लूटिंग रूट्स किस में पाया जाता है, जूसिया रेपन्स में। जूसिया रेपन्स एक प्रकार का पौधा है जिसको आप लोग देख रहे हैं, ये दूसरे वाले फिगर में है ये, और यहाँ से ये छोटे छोटे देखिए वाइटनेस टाइप के क्या है, रूट निकले हुए हैं, जो स्पंजी टाइप के हैं, बहुत पतले हैं,
हल्के हैं, और या करें इसमें हवा भर जाता है जिससे पौधे क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये, फ्लूटिंग होगा। जूसिया रेपन्स ना, फ्लूटिंग, तैरता रहता है। थर्ड पॉइंट है आपका अधिपादपी मूल यानी कि इपीफाइटिक। इपीफाइटिक में क्या होता है, इसमें देखिए ये वायबी जड़े अधिपादपों यानी कि इपीफाइट्स, जैसे ऑर्किड, ऑर्किड में हमने बताया था, अभी एक एग्जांपल और आया था ऑर्किड में, ये ऑर्किड वही ऑर्किड। ठीक है, ऑर्किड्स की पत्तियों के कच्छ से निकलकर हवा में लटकी रहती हैं। ये वेलामेन, ये वेलामेन, वेलामेन याद रखना एक प्रकार की टिश्यू है ये। वेलामेन नामक एक विशेष आर्द्रताग्राही तथा स्पंजी ऊतक से घिरी रहती हैं। कहते हैं कि वेलामेन नामक एक जो टिश्यूज है वो क्या करते हैं, आर्द्रताग्राही यानी जिसको हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं, उसके घिरी रहती हैं। ये ऊतक वायु से नमी को सोख लेता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें आप देख रहे हैं कि इपीफाइटिक यानी कि अधिपादपी मूल, अधिपादपी मूल किसमें पाया जाता है, ऑर्किड में पाया जा रहा है। और इसकी पत्तियों के बीच के गांठों से ऐसे जड़ें निकलती हैं, और इन जड़ों में क्या, वेलामेन नामक क्या पाया जाता है, टिश्यू पाया जाता है, जिसका कैरेक्टर ये होता है कि ह्यूमिडिटी यानी कि इन्वायरमेंट में जो नमी है उसी नमी से क्या करना, जल को अवशोषित कर लेना, है ना। उसी नमी से क्या करती हैं, ये देखिए वायु से नमी को सोख लेती हैं, और फिर वो सर्वाइबिलिटी उनकी चलती रहती है, यानी कि सिंचाई ना करने की भी आवश्यकता, सिंचाई नहीं भी करेंगे तब भी चला जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर। तो ये आर्किड है आपका। तो इसमें देखिए जो अन्य जैविक कार्यों के लिए हैं, तो पहला क्या कर रहा है, पैरासाइट है, दूसरों पे अटैक करके भोजन कर रहा है, पहला देखिए। दूसरा क्या कर रहा है, फ्लूटिंग रूट है जो तैर रहा है। तीसरा क्या है, वो हवा से क्या कर रहा है, नमी को खींच ले रहा है। अन्य जैविक प्रकार क्रियाएं हैं, और तीनों क्रियाओं में भोजन का संचय हो रहा है ना। ये श्वसन वाली प्रक्रिया कर रहा है, रिस्पायरेशन वाली, इसमें दूसरे वाले में भी श्वसन में सहायता होती है। ये जड़ें पानी में रहती हैं तो श्वसन भी तो चाहिए, तो रिस्पायरेशन प्रक्रिया कर रहा है, और भोज्य पदार्थ भी ऑक्सीजन से ऑब्जर्वेशन हो रहा है, फ्लोटिंग भी हो रही है। तो तीन प्रकार की एक्टिविटी हो रही है, एक तो अटैक करके खाना खा रहा है, दूसरा ये तैर रहा है, और तीसरा आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट से जो है कि नमी को अवशोषित कर रहा है। अन्य जैविक क्रियाएं, और तीनों में एग्जाम्पल आपके हैं, अमरबेल आपका, जुन्सिया रेपन्स आपका, और तीसरा ऑर्किड। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। फोर्थ इसमें देखिए स्वांगी कारक जड़ें। स्वांगी कारक जड़ें, इसमें क्या होता है कि ये देख लो आप लोग, गिलोय, ये गिलोय है जिसको कोरोना में आप लोग जो है कि खूब उबाल उबाल करके इसका काढ़ा बना के पिए हैं, और उसी से आप लोगों को क्या इम्यूनिटी मिली है, और तभी आज बैठ के आप लोग ऑनलाइन क्लास भी पढ़ पा रहे हैं। तो कोरोना में जान बचाने का जो श्रेय है वो गिलोय को भी जाता है, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। ठीक है, और ये क्या है नहीं पहचान पाओगे, अगर पहचान गए हमारे बोलने से पहले तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए इस प्लांट का नाम। ये है सिंघाड़ा। क्या है, सिंघाड़ा है। इन दोनों के स्टेम में एक विशेष प्रकार की एक्टिविटी है, वो क्या है कि ये दोनों ग्रीन होते हैं, और ग्रीन होने के कारण ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाना। तो भोजन जब ये स्वयं बना लेंगे, भोजन स्वयं बना लेंगे जहां रहेंगे, तो ये अपनी सर्वाइबिलिटी सर्वाइव करते रहेंगे, सर्वाइबिलिटी को मेंटेन कर लेंगे। तो इसी कैटेगरी में आपका आता है कि स्वांगी कारक जड़ें, यानी कि एसिमिलेटरी रूट्स। ठीक है,
एसिमिलेटरी रूट में जितने कैरेक्टर हमने बताए वही हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है कि कुछ पौधों में जड़ें तने के आधार पर से निकलकर फैल जाती हैं। जैसे ये है तने हैं, अब ये जहाँ पे टच करेगा आधार उसका बेस पॉइंट होगा, वहाँ से फिर रूट डेवलपमेंट हो जाएगा। यानी कि ये गिलोय होता है और सिंघाड़ा होता है। सिंघाड़ा तो पानी में तैरता रहता है, जहाँ जहाँ से इसके आधारी मतलब जैसे तैर रहा है तो ये इसका निचला वाला पोर्शन यहाँ है, यहाँ से रूट डेवलपमेंट कर देगा। देखिए डेवलपमेंट किया है ना, तो आधारी भाग से यहाँ से रूट डेवलपमेंट हो जाएगा। और गिलोय में भी इसमें भी आधार भाग निकल कर फैल जाती हैं। ये लंबी बेलनाकार और हरी होती हैं। क्या होती हैं? लंबी होती हैं, बेलनाकार होती हैं, हरी होती हैं, वो देख के पता ही चल रहा है। इनमें क्लोरोफिल विद्यमान होता है। क्लोरोफिल विद्यमान होता है। क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा। तथा ये सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करती हैं, जैसे सिंघाड़ा और गिलोय, यानी कि ट्रापा और टिनोस्पोरा। ठीक है, ये दोनों हैं जिस स्वांगिक कारक यानी कि एसिमिलेटरी, जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं होती है। ठीक है, अब ये तो फोटोसिंथेसिस हो गया। अब रिस्पायरेशन श्वसन के लिए भी पौधे को एक अलग कैटेगरी है। वो कौन सी है? इसमें देखिए, ये जो पौधा है, इस पौधे का नाम है राइजोफोरा। क्या है? राइजोफोरा। राइजोफोरा कैटेगरी जो है प्लांट है, यह प्लांट कहाँ पाया जाता है? दलदली इलाकों में, वाटर लॉगिंग कंडीशन में। जहाँ दलदली होते हैं, वाटर लॉगिंग कंडीशन होता है, और मिट्टी में क्या होते हैं? पानी से या कचरे से भरा होता है, दलदल से, उसमें ऑक्सीजन लेने के लिए स्पेस नहीं होता है। तो ये राइजोफोरा में एक कैटेगरी है राइजोफोरा प्लांट की। देख रहे होंगे कि ये रूट अलग अलग जगह से ऐसे ऐसे निकले होंगे। ठीक है, अब ये जो रूट ऊपर निकले हैं, जो नीचे जा रहे हैं, ये तो दलदल में जा कर के क्या कर रहे हैं? इसकी सर्वाइबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, यानी कि उसको फिक्सेशन कर रहे हैं, खड़े रहने में सहायता प्रदान कर रहे हैं। और फिर इन्हीं जड़ों से आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ जड़ें ऊपर निकली हुई हैं। क्या है? कुछ जड़ें ऊपर निकली हुई हैं। और जो कुछ जड़ें ऊपर जो निकली हुई हैं, यानी कि दलदल से जो बाहर हैं, उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। और उसी छोटे छोटे छिद्र से क्या करती हैं वो सब? रिस्पायरेशन यानी कि श्वसन की प्रक्रिया, जिससे जंगली यानी कि अलग अलग दलदली क्षेत्रों में वाटर लॉगिंग कंडीशन में भी पौधे सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो आइए इसको पूरा देखते हैं। कह रहे हैं कि अनेक पौधों में जो दलदल वाले स्थानों में उगते हैं, जैसे राइजोफोरा, मैंने बताया एग्जाम्पल में। राइजोफोरा में क्या है कि भूमिगत मुख्य जड़ों से विशेष प्रकार की जड़ें निकलती हैं, जिन्हें श्वसन मूल यानी कि रिस्पायरेटरी रूट कहते हैं। तो ये जो जड़ें बाहर निकल रही हैं उसको रिस्पायरेटरी क्या बोलते हैं? रिस्पायरेटरी रूट, RR, रिस्पायरेटरी रूट बोलते हैं। या न्यूमेटोफोर, या क्या बोलते हैं? न्यूमेटोफोर कहते हैं। दोनों चीज़ें हैं, याद रखना। अगर क्वेश्चंस बन गया कि रिस्पायरेटरी रूट्स किस प्लांट में डेवलप होता है, तो एग्जांपल है राइजोफोरा में। अगर वहीं बोल दिया कि न्यूमेटोफोर्स क्या है, या न्यूमेटोफोर किस प्लांट में पाया जाता है, तो आप जानो कि न्यूमेटोफोर जो होता है वो रिस्पायरेशन करने के लिए एक छिद्र है जो राइजोफोरा प्लांट में पाया जाता है। क्लियर हुआ है? कहता है ये खूंटी के समान आकार की होती हैं तथा ऊपर वायु में निकल आती हैं। इनके ऊपर अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें वातरंध्र यानी कि न्यूमेटोड्स, न्यूमेथोड्स कहते हैं। टोड्स नहीं, सॉरी, न्यूमेथोड्स बोलते हैं। और ये न्यूमेथोड्स जो मैंने कहा छोटे छोटे छिद्र हैं, वो न्यूमेथोड्स हैं। याद रखना, ये न्यूमेथोड्स। अब याद रखो कि जो रिस्पायरेटरी रूट्स है या न्यूमेटोफोर है, उसके ऊपर क्या पाया जाता है? न्यूमेटोथॉर्ड्स। न्यूमेटोथॉर्ड्स छिद्र का नाम है, उसी से रिस्पायरेशन की प्रक्रिया करते हैं। और इस प्लांट का नाम है राइजोफोरा। तो ये पूरी जो है यानी कि 5 प्रकार से हो गए आपके, जिसको हम लोग या क्या नाम है, अन्य जैविक क्रियाओं के रूप में इसको हमने बांटा था। तो इस प्रकार से आप लोग जो है देखें कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, जड़ों के रूपांतरण। इसी जड़ों के रूपांतरण में, जड़ों के रूपांतरण 3 भागों में बांटा गया है।
पहला भाग था भोजन संचय के रूप में, दूसरा यांत्रिक सहायता के रूप में, और तीसरा अन्य जैविक क्रियाओं के रूप में। पहले को हमने टैप और एडवेंटेशियस के रूप में अलग अलग करके 4 और 6 की कैटेगरी में 10, और फिर दोनों को यांत्रिक सहायता और अन्य जैविक क्रियाओं के रूप में 5-5 की कैटेगरी में बांटा, 20 हो गए। इन 20 के नाम लिख करके, उसके एग्जाम्पल अगर लिख करके आप याद कर ले रहे हैं तो आपके लिए ये रामबाण साबित होगा अन्य एग्जामों में। और अच्छी तरीके से आप रीजन्स कहीं पे रहेंगे या किसी प्लांट को देख कर क्या है, क्यों ऐसा है, ये पानी में भी सर्वाइबिलिटी है, तो आपको आ जाएगा कि राइजोफोरा वाली कैटेगरी, यानी कि इसमें ये न्यूमेथोड्स होंगे, तभी ये रिस्पायरेशन वाली प्रक्रिया कर पा रहा है। अलग 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 एक्टिविटी है पौधों को क्लाइंबिंग और क्लिंगिंग करते हुए आपने देखा सबको, चढ़ते हुए, चिपकते हुए, है ना, एक दूसरे से पैरासाइड यानी कि भोजन ग्रहण करते हुए, तो अनेक प्रकार से थे। आई होप दैट कि आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। और आप लोग जो है कि अगर हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने क्लासमेट और जो एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं उनको देखने के लिए हमारे जो है कि इस वीडियो को शेयर करिए, और तथा हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार भी करते रहिए। धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए।